बेटा आज हम करेंगे क्विक रिवीजन डिमांड एनालिसिस की। सबसे पहले बच्चे डिमांड और इफेक्टिव डिमांड आपको पता होना चाहिए। ठीक है। डिमांड जो होती है बेटा वो नॉर्मल है। डिमांड का मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर मैं ले रही हूँ, कितने पैसे पे मैं लेने को रेडी हूँ उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे। कैसे पता चलेगा? इफेक्टिव डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस की बात होती है। अगर मैंने बोला कि मेरे को ब्लैक कार खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, ठीक है, लेकिन मैंने टाइम पीरियड ही मेंशन नहीं किया, तो इट मीन्स कि मैं उसको आज नहीं ले रही हूँ, तो वो मेरी इफेक्टिव डिमांड नहीं है, वो मेरी सिर्फ विश बनकर रह जाएगी। तो इफेक्टिव डिमांड होने के लिए कुछ पॉइंट्स क्लियर होने जरूरी हैं। पहली बात कि देखो, नीड और विश तो आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है। प्राइस सर्टेन होना चाहिए कि भी हाँ, और मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मार्केट में वो गुड अवेलेबल होना चाहिए बच्चे। ठीक है। अवेलेबल होगा तभी तो आप काम कर पाएंगे, तभी तो आप चीज को ले पाएंगे। और जो चीज आपको चाहिए वो ही अवेलेबल हो। ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी आप उसके अंदर बताएंगे, तो तब ये बनेगी इफेक्टिव डिमांड। अब बात आती है डिमांड शेड्यूल की। स्केड्यूल जब हम बोलते हैं बच्चे, जब भी स्केड्यूल की बात होती है तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। पूरी माइक्रो में जहां जहां स्केड्यूल आएगा इट मीन्स टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। क्या दिखाना है उसके अंदर मुझको कि कितने प्राइस के ऊपर मैं कितने क्वांटिटी को ले रही हूँ। अब बच्चे मैं बार बार देखो ये बोल रही हूँ कि मैं कितने प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले कॉज बता रही हूँ। प्राइस कॉज होता है, उसका इफेक्ट आपका बेटा डिमांड पे पड़ता है। कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व हमारे पास जब भी वर्ड आएगा तो इट मीन्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द वेरियस क्वांटिटी नीडेड, ठीक है, और बाय अ कंज्यूमर व्हाट ही इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। Other things remain constant. तो ceteris paribus means other things remain constant. वो होता है डिमांड कर्व। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है बच्चे? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइसेस, डिमांड विल फॉल। तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। तो आप उसको सिंबॉलिकली यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइक दिस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा इसके अंदर अप्लाई होता है। जो रूल अप्लाई होता है, लॉ अप्लाई होता है। डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, मार्जिनल एडिशनल, यूटिलिटी का मतलब पावर सेटिस्फाइंग। ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पर कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो एक पॉइंट आ जाता है जब मैंने सोचा था कि ये जो पायलट पेन है ना ये 70 का होना चाहिए, और शॉपकीपर ने कहा यस मैम ये 70 का ही है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि मेरा प्राइस और जो उस क्वांटिटी को मैंने लिया उसकी यूटिलिटी मेरे को इक्वलेंट लगी। तो वहां पे मैं सेटिस्फाई हूँ जहां एम यू इज इक्वलेंट टू प्राइस ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है। हो सकता है कि यूटिलिटी आपको ज्यादा मिल रही है तो आप और लालच करेंगे, तो वहां पर आपको सरप्लस हो रहा होता है। अगर आपको यूटिलिटी कम मिल रही है तो वहां पे आपको कंज्यूमर लॉस होता है। ये हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हमने कर लिया कि दोनों क्वांटिटी के अंदर हमारे को इक्वालिटी चाहिए होती है। हम अपनी कॉम्बिनेशन इस तरीके की बनाते हैं ताकि हम मैक्सिमली सेटिस्फाई हों। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपका, चेंजेस इन डिमांड। तो चेंजेस इन क्वांटिटी जहां मेंशन है, क्वांटिटी डिमांडेड जहां पे बेटा मेंशन है, इट मींस कि यहां पर ये बात कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कि हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी कितने प्राइजेस के ऊपर। तो यहाँ पे हम प्राइस फैक्टर को लेके चल रहे हैं। ओनली प्राइस फैक्टर इज टू बी कंसीडर्ड, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अगर पैसे कम होते हैं, प्राइजेस कम होते हैं, तो उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। बेटा कभी भी आपके पास ये चीजें आती हैं, इसमें मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी आपको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दिखाना है वो आपको क्वांटिटी पे दिखाना होता है। ठीक है। तो प्राइजेस कम होंगे तो नेचुरल बात है कि हम अपनी क्वांटिटी ज्यादा परचेज करेंगे, तो मींस एक्सपेंशन इन क्वांटिटी। एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइसेस बढ़ गए तो आप अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको कम कर देंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, दोनों बातें क्लियर है आपको बिल्कुल। अब डायग्राम भी क्लियर हो गया। अब इसमें बेटा एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है, मूवमेंट की बात कर रहे हैं। जब मैं मूवमेंट की बात कर रही हूँ बेटा, तो उसके अंदर क्या है, मैं घर के अंदर ही तो मूव कर रही हूँ ना, तो एक ही कर्व के ऊपर बात चल रही है। या तो मैं एक्सपेंशन कर रही हूँ या मैं कॉन्ट्रैक्शन कर रही हूँ, लेकिन एक ही घर के अंदर मूवमेंट हो रही है। जब बात आई हमारे पास शिफ्ट की, तो हम उसको देखेंगे। शिफ्ट में क्या है, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड। अब शिफ्ट क्या होता है, आप अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाते हो, तो डिमांड आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्यों बढ़ रही है, उसके क्या रीजन क्या है। इंक्रीज तो हो रही है क्वांटिटी आपकी, और यहाँ पे आपकी डिक्रीज हो रही है, तो उनके रीजन क्या है।
अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट जो अब तक हम बोल रहे थे ना, अब वो सारे फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं शिफ्ट के अंदर, और सिर्फ प्राइजेस को छोड़ देना है। और प्राइजेस भी कौन से बेटा, ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी को। तो सबसे पहले देखिए, इनकम अगर आपकी बढ़ी तो नेचुरल बात है कि डिमांड बढ़ेगी। अब जो भी फैक्टर आप पढ़ेंगे ना, वो फैक्टर आपको यहाँ मेंशन करना है कि भाई इनकम बढ़ रही है, क्वांटिटी हमारी यहाँ पर मेंशन ही होती है, ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ पर है। अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल कमोडिटी की डिमांड भी हमारी बढ़ जाएगी, तो यहाँ से वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ प्राइजेस को दिखाते हैं तो भी आपका क्वेश्चन, आपका जो डायग्राम है वो गलत नहीं माना जाता। क्यों? लेकिन आपकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होनी चाहिए बेटा। अगर आपने यहाँ पे प्राइस दिखाया तो देखिए, आपने प्राइस को तो कांस्टेंट ही लिया ना, लेकिन आप वर्डिंग फॉर्म में दिखा रहे हैं कि ये मेरा चेंजेस इन इनकम का इफेक्ट है। इसी तरीके से बेटा कि अगर सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, अब ये एक एक करके मैं आपको करवाई देती हूँ, तो फैक्टर्स नीचे क्लियर कर दूंगी। अभी आप इस बात को समझिए कि आप डायग्राम में इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ग्राफिकली दिखाया कि जो चेंजेस हो रहे थे वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स हो रहे थे। आपकी इनकम कम हुई, डिमांड आपने कम कर दी। आपको कोई चीज टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आप अनफेवरेबल वहां पे टेस्ट हो गया। आपने एडवर्टीजमेंट बेकार कर दी, डिमांड कम हो गई। एक्सपेक्टेशन आपको है कि फ्यूचर में प्राइसेस अभी और कम होंगे, तो मैं आजीवन कम प्राइसेस के ऊपर भी डिमांड कम ही कर रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे को पता है कि सब्सिट्यूट गुड है, रिलेटेड गुड है, अगर मेरे को लग रहा है कि फेंटा है, मिरिंडा है, ठीक है, माजा है, इतने सारे सब्सिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो जोन सा सस्ता होगा मैं उसकी तरफ जाऊंगी। अब डिटर्मिनेंट्स में देखिए इसको क्लियरली, चेंजेस इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। बेटा आपकी इनकम जो है अगर वो बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कौन सी कमोडिटीज की? नॉर्मल कमोडिटीज की। और इंफीरियर कमोडिटी के अंदर क्या हो जाएगा? इंफीरियर की डिमांड घट जाएगी। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। सेम गुड जो होता है वो इंफीरियर भी हो सकता है और एक पर्सन के लिए और दूसरे के लिए नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी इनकम कितनी है बेटा, ठीक है। जितनी हमारी इनकम उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी कंजम्पशन करेंगे। अब चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड में क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला ब्लॉक आपके पास बहुत बार 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है। अगर देखिए बच्चे कि अगर टी और कॉफी है, अगर आपको टी भी 10 रुपए की मिल रही है, कॉफी भी मिल रही है, ठीक है, 10 की। अब कल को प्राइसेस कॉफी के बढ़ गए, ये सब्स्टिट्यूट है आपस में, कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए, तो अगर बढ़ गए तो आपने इसकी डिमांड को, टी की डिमांड क्या हो, कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफी की प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। आप या तो ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप ये बात ऐसे पढ़ेंगे कि कॉफी के क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए तो आपने इसकी डिमांड को कम कर दिया, तो ये बात आपकी गलत मानी जाएगी, क्योंकि ये तो अभी तक आप सिंगल कमोडिटी में पढ़ ही रहे हैं, आपने सब्स्टिट्यूट का तो इफेक्ट दिखाया ही नहीं। तो आपको कैसे करना है कि कॉफी के प्राइसेस क्योंकि बढ़ गए थे, इसलिए डिमांड टी की बढ़ गई है। प्राइसेस कॉफी के बढ़े, डिमांड टी की बढ़ गई, तो कैसा लिंक हो गया? पॉजिटिव लिंक हो गया, तो इसको करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। फिर बात आई प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट की। अगर मान लीजिए कि ब्रेड के प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए, तो आप बटर की डिमांड क्या करेंगे? बटर की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए, लोग ब्रेड ही नहीं खरीदेंगे, तो वो कैसे ले पाएंगे? तो ये चीज बतानी है आपको। तो इसके अंदर भी आपको रिलेशनशिप आएगा। अब यहाँ पर क्या बात आती है? टेस्ट। टेस्ट अगर आपका फेवरेबल है तो नेचुरल बात है कि आपकी डिमांड बढ़ रही है। पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी। अगर अच्छी एडवर्टीजमेंट, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि कल को और प्राइसेस राइज हो जाएंगे, तो इवन आज के प्राइसेस के ऊपर भी आप ज्यादा चीज ले लेंगे। फिर इस तरीके से आपके पास सीजन है, फेस्टिवल है, आपकी डिमांड ज्यादा रहेगी बेटा। तो चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड जब दिखा तो प्राइजेस को पढ़ा आपने, ओन प्राइजेस को, ठीक है, उसको मूवमेंट बोलते हैं। और अगर चेंज इन डिमांड होगा तो अदर फैक्टर्स पढ़ना है, शिफ्ट की बात कर रहे हैं। शिफ्ट 2 कर्व के ऊपर आता है, मूवमेंट सेम कर्व के ऊपर आता है। और आप इसको टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मूवमेंट के अंदर आपने प्राइजेस को दिखाना है। 3 थे प्राइजेस, अब 2 रह गए हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या दिखाना है कि प्राइसेस तो रिमेन कांस्टेंट था, फिर भी हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो ये क्यों हुआ? अदर फैक्टर्स की वजह से हुआ। तो ये आपका इनकम फैक्टर हो सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट द डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये हमने कर लिया। चेंजेस इन रिलेटेड गुड्स भी अब आपको क्लियर हो गया, मार्केट के फैक्टर्स आपको सारे क्लियर हो गए हैं, तो आपको ये बहुत ही सिंपल वे के अंदर सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम प्राइस इलास्टिसिटी कवर अप कर देंगे, ठीक है। तब तक आप ये अपना देख लीजिए, और कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।